का तमाम ये तंगो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है, कैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं मनी 9। मनी 9 अपना बेहद खास शो मनी सेंट्रल लेकर आ चुका है। जी हां, अब हर रात 9 बजे मैं और मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आपसे रोज मिलेंगे। सर, स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। क्यों मनी सेंट्रल की शुरुआत हम कर रहे हैं, अगर आप दर्शकों को बता सकें तो। शुभम, बहुत सारे लोग जो मनी 9 को फॉलो कर रहे हैं, जो मनी 9 के वीडियोस देख रहे हैं, उनकी लगातार ये मांग थी कि हम एक डेली शो करें जिसमें हम दिन की बड़ी खबरों पर चर्चा करें, उन खबरों पर चर्चा करें जो आपके खर्चे से, आपकी जेब से, आपकी ज़िंदगी से, आपकी वित्तीय सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं और हम जान सकें कि उन खबरों के पीछे क्या है। तो मनी सेंट्रल उसी का प्रयास है जहां हम आपको दिन की बड़ी खबरों पर की परतें खोलकर बताएंगे और हम आपको कुछ ऐसे विशेष खबरें और विशेष रिसर्च रिपोर्ट दिखाएंगे जिनका सीधा असर आपकी वित्तीय ज़िंदगी पर पड़ता है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का मनी सेंट्रल और आपको सबसे पहले बता दें कि इस शो में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे महंगाई पर मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट, जहां हम खोलेंगे महंगाई की परतें। फिर चर्चा होगी उबलते कच्चे तेल पर, 5G पर और देवास एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन की जो डील है उस पर। इसके बाद आप देखेंगे बजट पर हमारी स्पेशल कवरेज बस इतना सा ख्वाब है। और जाते जाते आप मिलेंगे विक्रम बेताल से। जी हां, विक्रम बेताल आपको समझाएंगे बजट के बारे में कुछ बहुत खास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और सबसे पहले आप समझिए ये महंगाई की सुइयां इतनी ज्यादा चुभने क्यों लगी हैं। क्या आप जानते हैं देश के 1 दर्जन बड़े राज्यों में महंगाई की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, या उड़ीसा में जीवन जीने की लागत हरियाणा की तुलना में आधी है। ऐसे भी समझिए गांव की तुलना में देश के शहर महंगाई से ज्यादा तप रहे हैं। जी हां, ये महंगाई भी मौसम की तरह है, कहीं धूप ज्यादा तो कहीं कम। आप महंगाई में कितना झुलसेंगे ये देश के किसी राज्य, शहर या गांव में रहने से तय होगा। अब समझिए कैसे। देश में खुदरा महंगाई की दर 5% के करीब है। यानी इन आंकड़ों से सरकार आपको ये बता रही है कि जीवन जीने की औसत लागत बीते 1 साल में 5% बढ़ी है। लेकिन यह आधा सच है, क्योंकि आंकड़ों की पड़ताल तो बता रही है कि हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत आधा दर्जन से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां महंगाई की दर 6% से ऊपर है, जबकि 13 राज्य ऐसे हैं जहां ये दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। महंगाई के आंकड़े दरअसल प्याज की तरह हैं, जितनी परतें उतरेंगी आंसू उतरे निकलेंगे। यानी अब राज्यों से नीचे उतरकर शहरों पर आइए तो भोपाल में रहने वाले पटना में रहने वालों से इसलिए रश्क कर सकते हैं कि उन्हें सरसों का तेल 20 रुपए सस्ता मिल रहा। महंगाई के नंबर में अपने शहर के आंकड़े जरूर ढूंढिए, तब आपको महंगाई की तस्वीर ज्यादा साफ नजर आएगी। अब समझिए सबसे जरूरी बात, 5.5% महंगाई तो औसत है, लेकिन खाने का तेल तो पिछले साल की तुलना में 24% से ज्यादा महंगा हो गया। ईंधन की महंगाई 10% से ऊपर है। स्वास्थ्य पर खर्च 7% से ज्यादा बढ़ गया। यातायात पर खर्च पिछले साल की तुलना में 9% ज्यादा है। कपड़े जूते भी 8% से ज्यादा महंगे हो गए। कपड़े जूते की महंगाई से याद आया, गांव वाले इसी से परेशान हैं। वहां खाद्य महंगाई तो 3.88% है, लेकिन कपड़े जूतों की महंगाई 9% से ज्यादा है। यानी खाने पीने की व्यवस्था तो हो जा रही, लेकिन हाट बाजार महंगाई में तप रहे। तो भाई कुल जमा बात यह है कि अगली बार महंगाई के सरकारी आंकड़े पढ़कर खुश मत होइएगा, बल्कि कोशिश ये जानने की कीजिएगा कि आपके शहर या पास के बाजार में महंगाई का पारा कितना चढ़ा है, क्योंकि आपकी जेब की महंगाई सरकारी आंकड़े के हिसाब से नहीं, बल्कि आपकी खर्च की आदतों के हिसाब से तय होती है। जी, तो अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों पर चर्चा। तो सबसे पहले बात कच्चे तेल की। कच्चे तेल के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $89 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। ये भाव अक्टूबर 2014 के बाद अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। कुछ एजेंसियों का मानना यह है कि कच्चे तेल के भाव $100 प्रति बैरल तक छू सकते हैं। सर, ये कच्चा तेल अचानक इतना उबलने क्यों लगा? अगर 4-5 महीने पहले की बात करें, जब हम कोविड की दूसरी लहर से निकल रहे थे, मुझे याद है तमाम अनुमान ऐसे आ रहे थे कि कच्चे तेल में अब तेजी खत्म हो गई है और अब कच्चा तेल दोबारा नहीं खौलेगा, लेकिन कच्चे तेल में अचानक उबाल।
क्रूड ऑयल की कीमतों ने शुभम दुनिया की सरकारों को भी चौंकाया है और दुनिया के आर्थिक विश्लेषकों को भी चौंकाया है। और हमारे पास अब परस्पर अंतर विरोधी अनुमान है। कुछ एजेंसियां ये मानती हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आएगी, लेकिन तात्कालिक तौर पर कच्चे तेल की कीमतों के जो अनुमान है वो 90 और $100 पर बैरल के हैं। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की तात्कालिक तौर पर दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह यह है कि दुनिया ये मान रही है कि ओमिक्रॉन है, यानी अगर ओमिक्रॉन के असर से चाइना की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई तो दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं धीमे धीमे कोविड के असर से बाहर निकलने लगी हैं। वैक्सीनेशन का असर है या ओमिक्रॉन की जो तीसरी लहर है उसका असर धीमा पड़ रहा है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की मांग टूटने की संभावनाएं लगभग खारिज हो चुकी हैं। नंबर एक। नंबर दो ये कि अमेरिका और दुनिया की काफ़ी सारी सरकारों ने, शुभम में याद होगा कि अपने रिजर्व से कच्चा तेल जारी किया था और ये कोशिश की थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें ना बढ़ें। वो पूरा का पूरा असर फिजल आउट हो गया। वो फैसले हुए थे, वो तेल बाजार में जारी नहीं हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब इस बात की पूरी संभावना बनी हुई है कि मंदी का असर धीमे धीमे कम होगा और तेल की मांग बढ़ेगी, पर यह भी तात्कालिक है। सबसे महत्वपूर्ण बात कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की यह है कि जो दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक हैं वो तकनीकी कारणों से अपने उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जैसे नाइजीरिया में राजनीतिक समस्या है, लीबिया में राजनीतिक समस्या है। हमें पता है कि ओपेक के सदस्य देशों का एक निर्धारित कोटा है और उस कोटे के तहत वो अपने यहाँ कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार बहुत संवेदनशील है और वो भविष्य की संभावनाओं के आधार पर फैसले लेता है। तो दो बड़ी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। एक तो आने वाले समय में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि कई सारी तकनीकी दिक्कतें हैं प्रमुख ओपेक देशों के साथ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो दुनिया के देशों ने अपने रिजर्व्स से तेल निकालने की घोषणा की है या अपने रिजर्व से जो तेल बाहर छोड़ा है उसके लिए भी बाजारों में नए तेल की खरीद दिखाई देगी। और ये दो बड़ी वजहें हैं कि हमें ब्रेंट क्रूड की कीमत $87 से $90 प्रति बैरल के आसपास दिखाई दे रही है और संभावना ये है कि अप्रैल मई जून तक ये $90 के आसपास पहुंच जाएगी। हालांकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का यह आकलन है कि दूसरी तीसरी तिमाही में, कैलेंडर ईयर के हिसाब से इस साल की दूसरी तीसरी तिमाही में तेल की कीमतें नीचे आएंगी, लेकिन ओपेक देश जो दुनिया के का सबसे बड़ा तेल उत्पादक कार्टेल है वो इस तरीके का कोई इशारा या कोई संकेत नहीं दे रहा है। सर, कच्चा तेल महंगा होता है तो हम लोगों को चिंता आमतौर पर इसलिए होता है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, वो तो बढ़ नहीं रही हैं। तो फिर कच्चा तेल 89 पे हो या 99 पे हो, हम भारतीयों पर इसका फर्क क्या पड़ता है? कीमतें इसलिए नहीं बढ़ रही हैं कि चुनाव हमारे सामने सर पर है और भारत में कच्चे तेल की कीमतों का आपकी जेब पर असर चुनाव से निर्धारित होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से निर्धारित नहीं होता। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी चुनाव के कारण रोक दी गई है। जैसे ही मार्च के मध्य तक नतीजे आएंगे उसके बाद ये जो पूरा बैकलॉग है, जो कीमतों में बढ़ोतरी है, जो $70 से $87 के बीच की है, ये सब हमें पास ऑन की जाएगी, हमें झेलनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी हमें प्रभावित नहीं कर रही है। यहाँ भी दो बहुत महत्वपूर्ण संकेत या तथ्य हमारे सामने। पहली चीज़ तो ये कि चूंकि बाजार भविष्य की तरफ देखता है और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर हमें रुपए की कीमत पर लगातार दिखाई दे रहा है। रुपया कमजोर हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी दरार है कच्चा तेल। महंगा कच्चा तेल भविष्य की महंगाई लेकर आता है, इसलिए जितने भी स्टेक होल्डर इकोनॉमी में हैं वो अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ने की संभावना को लेकर पसीने पसीने हो रहे हैं और उसका असर हमें रुपए की कीमत घटने के तौर पर दिखाई दे रहा है, जो बाकी आयात को महंगा कर रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भले ही पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन या कच्चा तेल बहुत सारे और रसायनों का, कच्चे माल का स्रोत होता है। उसमें वैसलीन है, उसमें विटामिन है, उसमें हजार तरीके के केमिकल्स हैं। उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हमें रिफ्लेक्ट होने लगी है और इसलिए आप एफएमसीजी कंपनियों की, चाहे वो साबुन मंजन बनाने वाली कंपनियां हो या वो शैम्पू बनाने वाली कंपनियां हो या पेंट बनाने वाली कंपनियां हो, उनके दाम बढ़ने लगे हैं क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी उन्हें उनकी लागत पर और उनके उत्पादों की कीमत पर असर कर रही है। यानी कि महंगाई केवल आप पेट्रोल डीजल की ना देखें, रुपया कमजोर हो रहा है जिससे आयात महंगा हो रहा है और जितनी चीज़ें आप ऐसी हैं आयात से होकर आती हैं और आप इस्तेमाल करते हैं उनकी महंगाई बढ़ रही है। तो ये था कच्चे तेल का पूरा गणित और पूरा समीकरण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। थोड़ी टेढ़ी है खबर। देवास एंट्रिक्स डील में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देवास मल्टीमीडिया की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया। खारिज करने से हुआ क्या कि जो पिछले साल सितंबर में एनक्लेट ने फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो बरकरार रहेगा। अब वो फैसला अगर बरकरार रहेगा तो क्या होगा कि ये जो कंपनी है इसकी कुर्की कर दी जाएगी, इसको लिक्विडेट कर दिया जाएगा।
सर क्या ये मामला था पूरा, ये इतना पेचीदा डील थी क्या आखिर? ये शुभम, ये भारत के में जो पिछले 7-8 साल के बड़े आर्थिक घोटाले रहे उनमें एक महत्वपूर्ण आर्थिक घोटाला या विवाद की वजह था। और इसमें कई सारी परतें हैं। इसकी एक परत भ्रष्टाचार की परत है, दूसरी परत अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन की परत है, और तीसरी परत भारत सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई की। और हमें इसे खोलकर समझना पड़ेगा ताकि हम समझ सकें कि इतना बड़ा घोटाला क्या था और क्यों सुप्रीम कोर्ट, एनक्लेट और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और आर्बिट्रेशन के बीच में एंट्रिक्स और देवास की डील फंसी हुई है। 2005 में एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, जो कि इसरो की कॉमर्शियल ब्रांच है, जो कंपनी के तौर पर काम करती है, उसने देवास मल्टीमीडिया के साथ एक समझौता किया था जिसमें उसे सैटेलाइट पर कुछ कैपेसिटीज लीज आउट की गई थी। वो कैपेसिटीज जिनका इस्तेमाल वैज्ञानिक अनुसंधान के तौर पर और टीवी के लिए किया जाता है। देवास मल्टीमीडिया को बनाने वाले जो लोग थे वो इसरो के पूर्व कर्मचारी थे। जब यह फैसला हुआ और यह समझौता एंट्रिक्स और देवास के बीच में हुआ, इसके बाद ये खबरें आना शुरू हुई कि इस पूरी की पूरी सौदे में काफ़ी कुछ घपला है और काफ़ी कुछ भ्रष्टाचार है। इसके बाद विदेशी निवेश को लेकर भी इसमें गंभीर सवाल उठाए गए और ये माना गया कि देवास मल्टीमीडिया में जो निवेश हुआ है उस निवेश की राउंड ट्रिपिंग हुई है मॉरिशस और अमेरिका के जरिए। अंततः 2005 में की डील विवादों में फंसती चली गई और सरकार ने बाद में नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए इसे तत्कालीन यूपीए सरकार ने इसे रद्द कर दिया और एंट्रिक्स और देवास का यह समझौता रद्द होकर खत्म हो गया और इसके खिलाफ जांच की तैयारियां शुरू की गई। इसमें इसरो के कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल पाए गए थे जिनके खिलाफ छापे पड़े थे और जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। यह इसका पहला भ्रष्टाचार वाला चरण है। सर अब एक चीज, फिर एक सवाल से सवाल निकला, भ्रष्टाचार हमारे यहाँ हुआ, नुकसान हमें हुआ, तो फिर ये देवास हमारी ही सरकार से हर्जाना क्यों मांग रही है? ये इसका दूसरा पहलू है जहां से सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे लिए समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। देवास मल्टीमीडिया का एक कहना था, ये विदेश की कंपनी थी, इसका एक कहना था कि भारत सरकार ने उसे कुछ गारंटी दी थी, उसे निवेश मांगा था और उसे कहा था कि भारत की जो कैपेसिटीज़ हैं, सैटेलाइट कैपेसिटीज़ हैं, उन्हें दुनिया में बेचने की छूट उसको मिलेगी और इस निवेश का कमिटमेंट सरकार ने पूरा नहीं किया। कंपनी का आरोप था कि आर्बिट्रली सरकार ने इस डील को कैंसिल कर दिया और इसलिए वो इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन कोर्ट में चले गए। हमारे बीच में हमारे पास ऐसे 3 केस अभी हाल में आए और तीनों केसों में आमतौर पर लोग कंफ्यूज होते हैं। एक वोडाफोन का केस था, एक केन एनर्जी का केस था और एक देवास एंट्रिक्स मल्टीमीडिया का केस था। वोडाफोन और केन एनर्जी के केस में सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिवली पिछली तारीख से टैक्स लगाया था जिसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन अदालत का फैसला आया था। यहां देवास मल्टीमीडिया अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में डील रद्द करने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में गई, उसके पक्ष में उसे फैसला हुआ और अभी तात्कालिक तौर पर विदेश की अदालतों ने देवास मल्टीमीडिया को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भारत सरकार की जो अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियां हैं उन्हें जब्त करने का आदेश दे दिया है। ये है इस पूरे घोटाले का दूसरा पहलू। ओके, मतलब हम अपने यहाँ जीत गए, वो इंटरनेशनल अदालतों में जीत गए, फिर अब आगे क्या होगा? इस बीच में हुआ क्या शुभम की सरकार ने देवास मल्टीमीडिया को लिक्विडेट करने का या कुर्की करने का आदेश जारी करने की अपील की क्योंकि कंपनी भ्रष्टाचार के मामले में शामिल थी। इस कंपनी के संस्थापकों में और इस कंपनी के साथ जुड़े हुए इसरो के अधिकारियों पर गंभीर अनियमितता के आरोप थे। कंपनी इसके खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में गई जहां एनक्लेट ने कहा कि नहीं, देवास मल्टीमीडिया को लिक्विडेट किया जाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा। अब दिलचस्प मोड़ पर है यह पूरा मामला। एक तरफ देवास मल्टीमीडिया भारत सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन कोर्ट का फैसला लिए अपने हाथ में खड़ी है और वो फैसला यह है कि देवास मल्टीमीडिया को इस डील को रद्द करने से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भारत सरकार की जो सॉवरेन एसेट्स हैं दुनिया के देशों में उनसे वसूली की जानी चाहिए। दूसरी तरफ भारत का सुप्रीम कोर्ट इस पूरी डील को फिशी और भ्रष्टाचार से संलिप्त मानकर इस कंपनी को लिक्विडेट करने की इजाजत दे चुका है। अब यहां से सरकार इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर शायद अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाएगी और वहां यह बताने की कोशिश करेगी कि यह सामान्य व्यापारिक डील का मामला नहीं था, बल्कि यह कंपनी एक अनियमितता में फंसी हुई थी और उस अनियमितता के कारण ये आर्बिट्रेशन का फैसला इसके खिलाफ गलत है। अब आगे सरकार क्या अपील करती है? सुप्रीम कोर्ट सरकार ने अपनी तरफ से मंशा जाहिर की है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी जो फैसला देवास के पक्ष में आया है।
बिल्कुल, यानी कि जो संपत्तियां जब्त हो रही हैं उसके बाद अगली रणनीति सरकार की ये हो सकती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में हम जीत गए हैं और ये फैसला लेके वो अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाएगी और ये कहेगी कि ये कंपनी फ्रॉड कर रही थी भाई, इसमें नहीं कोई इतना दम था तो आप हमारे खिलाफ फैसला कैसे दे सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो है सर 5G से जुड़ी। भारत में अभी 5G को लेकर 5G की फीस कितनी हो स्पेक्ट्रम की, इसको लेकर मान मनोवल चल रहे हैं, लेकिन उधर अमेरिका में कुछ बात ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। वहाँ क्या हुआ है, 5G के चक्कर में फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। भारत ने भी अपनी अमेरिका जाने वाली जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी उसको सुरक्षा का हवाला देते हुए कैंसिल कर दिया। सर अमेरिका में फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, भारत में अभी 5G की आने की तैयारियां चल रही हैं, क्या ये भारत में भी 5G की राह को मुश्किल कर देगा? शुभम, पहले हमें समझना पड़ेगा कि तकनीकी उलझन क्या है। अमेरिका में 5G के लॉन्च की तैयारियां हो रही हैं, भारत में भी स्पेक्ट्रम के एलोकेशन की तैयारियां हो रही हैं। दुनिया के कई देश अगली जनरेशन की, अगली पीढ़ी की मोबाइल सेवा लाने की तैयारी कर रहे हैं जहां आपको हाई स्पीड डेटा मिलेगा। अमेरिका में कुछ एयरपोर्ट्स के आसपास वेराइजन और AT&T जो अमेरिका की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो अपने 5G नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर रही हैं। वहां पर जो एविएशन कंट्रोलर हैं और जो विमान कंपनियां हैं उनका मानना है कि जिस सी बैंड का इस्तेमाल वो करते हैं खास तौर पर विमानों की लैंडिंग के वक्त, जब विमान हवाई अड्डे पर लैंड करता है और ख़ास तौर से ख़राब मौसम में जिस समय की कोहरा होता है या बादल होते हैं उस समय उन्हें जिस फ्रीक्वेंसी बैंड की ज़रूरत पड़ती है रनवे को ठीक ढंग से देखने के लिए, सुरक्षित उतारने के लिए, सेम उसी फ्रीक्वेंसी को 5G का नेटवर्क इंटरसेप्ट करेगा, यानी उनके नेविगेशन में समस्या आएगी। ये बात अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों ने लगातार अमेरिकी सरकार से कही, लेकिन ये बात तब लागू नहीं हो पाई और इस बीच में अमेरिका के हवाई अड्डों के आसपास 5G नेटवर्क के टावर लगने की बात शुरू हो गई। और इसको देखते हुए अमेरिका की बड़ी विमान कंपनियों ने, एमिरेट्स ने और यहाँ तक कि एयर इंडिया ने अमेरिका के उन हिस्सों में अपनी फ़्लाइट्स बंद करने का फैसला लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे खतरा हो सकता है, जहाज़ के नेविगेशन में बाधा पड़ सकती है। अभी ये पता चला है कि उन दोनों अमेरिका की प्रमुख टेलीकॉम कंपनीज ने वो अपने नेटवर्क के एक्सपेंशन का काम फिलहाल रोक दिया है। वो एयरपोर्ट के आसपास उन टावर्स को नहीं लगाएंगी, पर वो बाहर कई जगह टावर का और 5G के नेटवर्क की स्थापना करेंगी। अब यहाँ से शुभम एक नई डिबेट शुरू होती है 5G को लेकर कि क्या 5G दुनिया के नेविगेशन में या एविएशन में समस्या बनेगा, क्योंकि बात केवल यही नहीं है कि वो हवाई अड्डों के आसपास प्रभावित करेगा, वो कहीं भी प्रभावित कर सकता है। और एयर नेविगेशन सुरक्षा की दृष्टि से और यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से, यानी प्रतिरक्षा के लिहाज से एयरफोर्स के लिहाज से भी और यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। ये डिबेट अभी पिछले 6 महीनों में दुनिया में उभरना शुरू हुई है और भारत में भी इसको लेकर चिंताएं जाहिर की गई। भारत ने अभी स्पेक्ट्रम का एलोकेशन शुरू नहीं किया है। भारत में 5G को लेकर कंपनियां दर्जनों तरीके की रियायतें मांग रही हैं। वो कह रही हैं कि 5G स्पेक्ट्रम की प्राइस घटाई जाए, लेकिन ये जो तकनीकी मुद्दा आया है 5G के तकनीकी इंटरफेरेंस का नेविगेशन से या एविएशन के नेविगेशन से, इस पर अभी दुनिया की तकनीकी संस्थाओं को कॉल लेनी है। और मुझे उम्मीद है कि शायद ITU जैसी संस्थाएं, जो इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन जैसी संस्थाएं, या GSMA जो ग्लोबल GSMA एसोसिएशन है, ऐसी संस्थाओं को इस पर आगे बढ़कर कोई फैसला लेना पड़ेगा और ये आशंकाएं दूर करनी पड़ेंगी, क्योंकि नहीं तो दुनिया में एविएशन और उड़ान कंपनियों को अगर ये डर रहा कि उनके जहाज सही समय पर उड़ नहीं पाएंगे, उतर नहीं पाएंगे, तो फिर 5G को लेकर लोगों का विश्वास और भरोसा शायद नहीं बन पाएगा। तो सर ये माने कि जब तक जो भी कुछ होना होगा अमेरिका नज़ीर बना देगा, और जब तक हमारे यहाँ स्पेक्ट्रम बिकेगा और 5G आएगा तब तक हम उसी नज़ीर से अपने यहाँ जो होगा सेट कर लेंगे। हाँ, ये इंतजार दुनिया के कई सारे देश कर रहे हैं। खासतौर से ये जो सी बैंड का इशू है, तकनीकी जो सी बैंड का इशू है कि सी बैंड का जो इंटरफेरेंस होता है 5G के नेटवर्क के साथ, इसे तकनीकी तौर पर ठीक किया जाना जरूरी है और कम से कम इसे एविएशन कंपनीज को और उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया जाना जरूरी है। भारत में तो अभी ये चर्चा है, बहस शुरू नहीं हुई है, पर ये आप बिल्कुल सही बात है शुभम आपकी कि ये बहस वहाँ से उठकर भारत में भी आएगी और इसका असर दुनिया में 5G नेटवर्क के रोल आउट पर, उन्हें लागू करने पर जरूर पड़ेगा। इसलिए आप मान सकते हैं सुरक्षित तौर पर कि दुनिया में 5G इतनी जल्दी लॉन्च नहीं हो पाएगा जितनी जल्दी लॉन्च होने की संभावना हमने पहले से की थी। बिल्कुल 2022 में जिन चीज़ों का बड़ा इंतजार है उनमें 5G एक है। लोग चाहते हैं कि 5G आए और उसका अनुभव लिया जाए। चलिए अब हम मनी सेंट्रल में अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जो है बजट पर हमारी खास पेशकश, बजट सेंट्रल।
बजट उम्मीदों का पिटारा होता है। उम्मीदें लेकिन सबकी होती हैं। बात लेकिन बजट में हमेशा बड़े उद्योगों की, विदेशी निवेशकों की, स्टार्टअप्स की होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि बजट से एक सीमांत किसान की क्या उम्मीद है? बजट से लॉकडाउन में घर लौटे प्रवासी मजदूरों की क्या उम्मीद है? हम लेकर आए हैं ऐसी ही उम्मीदों की 11 स्पेशल कहानियां आपके लिए। और सबसे पहली कहानी में, जो आज की कहानी है, उसमें आप मिलिए अरविंद से। अरविंद वो व्यक्ति है जो कोविड के दौरान बंदी हुई थी, लॉकडाउन लगा था, तब वो अपने गांव पहुंचा था। पहले लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री में काम बंद होने पर गुरुग्राम से बिहार के जमुई के लिए पैदल ही निकल पड़ा था अरविंद। दुखों के उस मंजर को याद करते हुए वो आज भी सिहर जाता है। बड़ा दर्दनाक था 1200 किलोमीटर का वो सफर। अरविंद को उम्मीद थी कि गांव पहुंचने पर उसे चैन की सांस मिलेगी, लेकिन वहां तो पिताजी को भी मनरेगा में काम नहीं मिल रहा था। परिवार का सहारा अरविंद ही तो था, जिसके हर महीने पैसे भेजने पर ही घर चलता था। कोविड से पहले शहरों में काम करने वाले श्रमिकों की मासिक कमाई 5,000 से 15,000 रुपए के बीच थी। इसमें से 5 से 7,000 रुपए गांव पहुंचते थे। ये रकम जीडीपी का करीब 2% थी। यह आंकड़ा अभी तक कोविड से पहले के स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। गांव में कोई काम नहीं मिला तो अरविंद की उम्मीदें टूट गईं। अरविंद बताते हैं कि गांव में राशन तो मुफ्त जरूर मिला, लेकिन नकदी के नाम पर कोई मदद नहीं मिली। फिर से गुरुग्राम आए तो पुरानी जगह पर काम तो मिल गया, लेकिन लॉकडाउन के दौरान के 10,000 रुपए के कर्ज को अभी तक वो उतार नहीं पाए हैं। हालांकि हर महीने 1,000 रुपए का ब्याज नियमित रूप से उन्हें चुकाना पड़ रहा है। अरविंद देश के उन 46 करोड़ से ज्यादा कामगारों का हिस्सा हैं, जिनमें से 25% से ज्यादा की लॉकडाउन में नौकरी चली गई थी। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 46.5 करोड़ श्रम बल में से सिर्फ 5 करोड़ लोग ही संगठित क्षेत्र में हैं। ईपीएफओ के आंकड़े भी यही कहानी बयान करते हैं। अरविंद जैसे लोगों के लिए क्या होता है लंबे चौड़े बजट में? बजट प्रस्तावों में आमतौर पर 2 मोटे हिस्से होते हैं। एक जिसमें सरकार नीतियों के जरिए प्रोत्साहन देती है, और दूसरा जहां सीधे बजट से मदद दी जाती है, यानी सरकार अपने खजाने से सहायता देने में या निवेश करने में पैसा खर्च करती है। ये दूसरा हिस्सा ही अरविंद के लिए महत्वपूर्ण है। जब गांव में अरविंद के भूखों मरने की नौबत थी, तब सरकार कहां खड़ी थी? कामगारों की मदद के लिए योजनाओं के बारे में पूछने पर अरविंद बताता है कि उसने तो इनका नाम तक नहीं सुना। लॉकडाउन में रोजगार गंवा चुके रेहड़ी पटरी वालों के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की। इसमें प्रभावित लोगों को 10,000 रुपए के कर्ज का प्रावधान किया गया। सरकार की बहुत सी स्कीमें जैसे मनरेगा, आयुष्मान, सस्ता आवास, बीमा, रोजगार प्रोत्साहन आदि यूनिवर्सल होती हैं। इनका लाभार्थी कोई भी हो सकता है, लेकिन कुछ स्कीमें लक्षित भी होती हैं, यानी टारगेटेड। इनमें से कोई स्कीम सीधे तौर पर अरविंद जैसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए नहीं है, यानी उनकी कमाई में सुरक्षा देने वाली, ताकि मुश्किल के वक्त नकद मदद मिल जाए तो कर्ज न लेना पड़े। इसलिए जब लॉकडाउन लगा तो ये योजनाएं काम नहीं आईं। पिछले बजट में इनको आखिर मिला क्या? पहले लॉकडाउन की मार से अधिकांश मजदूर उबर नहीं पाए हैं। इस वर्ग को राहत देने के लिए सरकार ने पिछले बजट में एक देश एक राशन कार्ड योजना पर जोर दिया था। 80 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में हैं। इसमें से 86% लोग
इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अरविंद जैसों को मनरेगा में कुछ मदद मिली, लेकिन काम की मांग ज्यादा और आपूर्ति कम होने की वजह से संकट के दौरान लोगों को ज्यादा राहत नहीं मिल पाई। कोविड के बाद सरकार ने बेरोजगारों की सुध लेने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की। इस योजना में 27 नवंबर 2021 तक 1,16,000 इकाइयों के जरिए कुल 39,59,000 लोगों को नौकरियां दी जा चुकी हैं। बेरोजगारों की बढ़ती फौज को देखते हुए यह आंकड़ा बहुत छोटा है। दरअसल कोविड के बाद सरकार को समझ आया कि अरविंद जैसे लोगों के लिए कुछ ठोस है ही नहीं, क्योंकि उनका कोई सटीक आंकड़ा ही नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक भारत में कुल श्रम बल में 28.3% श्रमिक प्रवासी हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2017 के अनुसार 2011 से 2016 के बीच हर साल करीब 90 लाख लोगों ने आंतरिक प्रवास किया। देश भर में करीब 10 करोड़ आंतरिक प्रवासी शहरों में काम कर रहे थे। अब सरकार के पास अरविंद जैसों की जानकारी है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सही तस्वीर पेश करने और उन्हें राहत देने के लिए सरकार ने पिछले बजट में ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। इस पर 21 करोड़ से अधिक श्रमिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। सरकार की मंशा इन कामगारों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना है, लेकिन यह अभी केवल आंकड़ा है, इन्हें मिला कुछ नहीं है। नहीं तो अरविंद अभी तक कुछ बेहतर हाल में होता, जैसे कि दुनिया के अन्य देशों में कामगारों को सीधी मदद मिली। अरविंद का ख्वाब बहुत छोटा है। वो चाहता है कि इस बार आम बजट में कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो 10,000 रुपये जोड़कर अपना कर्ज उतार सके। इसके लिए स्थायी रूप से काम मिलना जरूरी है। वो चाहता है कि किसानों की तरह सरकार कामगारों के लिए भी कोई योजना शुरू करे। काम बंद होने की स्थिति में कुछ नकद मिले ताकि संकट के दौर में आजीविका चलती रहे। कामगारों से जुड़े संगठन लेबर नेट की सह संस्थापक गायत्री वासुदेवन कहती हैं कि देश में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बड़े सुधारों की जरूरत है। इसके लिए ई-श्रम पोर्टल गेम चेंजर साबित हो सकता है। उम्मीद है कि सरकार इस बार बजट में इस पोर्टल पर पंजीकृत कामगारों को हर माह कुछ नकदी देने की व्यवस्था कर सकती है। सर, तो अरविंद के बहाने, अरविंद की कहानी तो हमने सुनी, लेकिन अरविंद के बहाने अगर मैं टटोलूं देश के उन लोगों को, उन प्रवासी मजदूरों को जो अभी तक ना तो पुरानी आय पर पहुंच पाए हैं और ना ही अभी तक वो इतनी हिम्मत जुटा पाए हैं कि वापस शहर लौटकर दोबारा से अपना पूरा घर बसा सकें, क्या उम्मीद करें वो इस बजट से अपने लिए? शुभम, ये कहानी, अरविंद की कहानी उन लोगों की कहानी है जिन्हें ये देश कोविड लॉकडाउन से पहले शायद जानता भी नहीं था। ये एक वो इनविजिबल भारत था, एक अदृश्य भारत था जो अचानक पहला कोविड का लॉकडाउन लगने के बाद सड़कों पर फैल गया और लाखों हजारों की संख्या में लोग पैदल अपने घरों की तरफ निकल गए। जो शहरों में रहने वाले मध्य और उच्च मध्यम वर्ग के लोग थे वो ये जानते ही नहीं थे कि ये प्रवासी मजदूर नाम की भी कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोई एक समूह है जो अपने गाँवों से रोजगार और नौकरी की उम्मीद में शहरों में वापस आया है। हमें तत्काल उस समय पता लगा कि भारत सरकार के पास ना तो इनकी कोई गणना है, ना इनका कोई हिसाब है, ना इनका कोई सर्वे है, ना इनके बारे में कोई योजनाएं हैं। अचानक सरकार को भी एक अदृश्य भारत सड़कों पर तैरता दिखाई देने लगा। वो छवियां हमारे दिमाग से आज तक नहीं निकलती और शायद कभी नहीं निकलेंगी वो छवियां जो हमने पहले लॉकडाउन के बाद देखी थी। अब बजट की सबसे बड़ी चुनौती है कि बजट के पास प्रत्यक्ष रूप से इस तरीके के लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है सिवा सस्ते अनाज के। और वो सस्ते अनाज की स्कीम और पूरे देश में एक राशन कार्ड की स्कीम इन्हें
की सुविधाएं पिछले 1 साल से चल रही हैं, पर इनकी चुनौती सस्ता अनाज नहीं है। जिन गाँव में पहुँचे हैं वहाँ अनाज का उत्पादन ठीक है, इनकी समस्या ये है कि जिस गरीबी से निकल कर ये वापस शहर की तरफ आए थे और जहां से ये शहर से अपनी बचत गांव में वापस भेजकर गांव की गरीबी दूर करने की कोशिश कर रहे थे, वो वापस कैसे लौटेगी। और इसलिए अगर सरकार, अगर आप अरविंद की कहानी से देखें तो उसकी अपेक्षा ये है कि सरकार कम से कम कुछ ऐसा काम करे जिससे कि जो 500 और 700 रुपए की दिहाड़ी वाले लोग हैं, इनकी पूरी जद्दोजहद केवल 500 रुपए प्रतिदिन कमाने की है, ये इस आर्थिक अनिश्चितता के दौर में कैसे जीवित रह पाएंगे। इन्हें क्या सरकार कोई सीधी मदद दे सकती है? इन्हें बजट से कोई किसी तरीके का इनकम ट्रांसफर दिया जा सकता है, या इनके लिए कुछ ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं जिससे कम से कम जब तक इनके अर्थव्यवस्था में विकास दर वापस नहीं लौटती, इनके काम वापस नहीं लौटते, तब तक इनकी जीविका चल सके। क्योंकि उस समय हमारे सामने ये भी सर्वे आए थे कि भारत के बहुत बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं, लगभग 60 से 65% ऐसे परिवार हैं जिनके पास 1 महीने से ज़्यादा टिकने की बचत नहीं थी, जो 1 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते थे। ऐसे लोगों की उम्मीदें बजट से काफ़ी ज़्यादा हैं इस बार, क्योंकि लगातार हम 3 लहरें देख चुके हैं कोविड की। तो क्या बजट इनके हाथ में सीधी की मदद रखेगा? और दूसरी चीज़ ये कि अगर बजट इनके हाथ में सीधी मदद नहीं रखेगा तो क्या इनकी ज़िंदगी सस्ती कर सकता है? क्या इनके लिए ज़िंदगी जीने की लागत कम कर सकता है? क्या महंगाई इनके लिए कम कर सकता है? और इसलिए हमें उम्मीद है कि शायद इस बार हो सकता है जो श्रम पोर्टल बनाया है सरकार ने, उस श्रम पोर्टल में कुछ ऐसे प्रोविजन किए जाएं जिनके जरिए इन मजदूरों को, जिन्होंने बहुत बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराया है, इन्हें कोई सीधी मदद की जाए। लेकिन हमारी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, क्योंकि बजट में सरकार की अपनी सीमाएँ होती हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वर्ग है, जिसकी बजट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। बिल्कुल। श्रम पोर्टल पर अब तक 21 करोड़ से ज़्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, और इनकी तादाद कितनी ज़्यादा है ये आप इस नंबर से जान सकते हैं। सर, एक छोटा सा सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि मान लीजिए ई श्रम पोर्टल से जो एक आपने कहा कि अब तक लोगों को पता ही नहीं था कि इस तरह के लोग हैं, वो डेटा तो आ गया है, लेकिन क्या बजट अभी इस हालत में है? फिजिकल डेफिसिट का नंबर हमें पता है, सरकार के कर्ज का नंबर हमें पता है, डिसइन्वेस्टमेंट कितना पूरा होगा नहीं होगा, फिंगर क्रॉस्ड है LIC को लेकर, तो इतना है सरकार की जेब में कि इनको थोड़ा थोड़ा भी बांटा जा सके? मुश्किल है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं ना कि 90% के आसपास सरकार का कर्ज इस समय, अगर आप पूरा आंकड़ा देखें सरकार का, जो कुल सार्वजनिक कर्ज है राज्य सरकारों का और केंद्र सरकारों का मिलाकर, तो भारत में भारत कर्ज के अंतिम बिंदु तक पहुंच गया है सरकारी और सार्वजनिक कर्ज के मामले में। इतनी बड़ी 21 करोड़ के आसपास जो लोग मौजूद हैं, इन्हें सरकार क्या दे सकती है? और एक और बड़ी दुविधा शुभम यहाँ है कि भारत की सारी जो जन कल्याण योजनाएं हैं, वो एक बहुत ही अजीब किस्म के प्रतीकवाद की शिकार हैं। एक सिंबलिज्म है उसमें, 200 रुपया देना, 500 रुपया देना, 100 रुपए का इंश्योरेंस दे देना, बीमा दे देना। इन लोगों की जीविका के लिए कुछ बड़ी और ठोस चीज़ें करने की ज़रूरत है। और वित्त मंत्री ने, हमें याद होगा कि जब आत्मनिर्भर पैकेज आया था और उसके बाद 2 बजट आए थे, तो सरकार ने बार बार ये बात कही थी कि हम अपने खर्च का पुनर्गठन करेंगे, हम रीटारगेटिंग ऑफ एक्सपेंडिचर करेंगे और हम उन लोगों पर पैसा खर्च करने की कोशिश करेंगे जिन लोगों को वास्तव में सरकार की मदद की ज़रूरत है। तो अब किस बात का इंतजार है? 2 बजट तो निकल गए। क्या इस बजट में सरकार अपनी सब्सिडीज की रीटारगेटिंग कर सकती है और इन लोगों के हाथ में कुछ पैसा रख सकती है जो लोग विशुद्ध रूप से इस बात पर निर्भर हैं कि अगर शहरों में मकान बनने नहीं शुरू हुए, शहरों में स्टोर खुलने नहीं शुरू हुए, शहरों के बाजार में सामान्य कामकाज नहीं शुरू हुआ, तो ये तो गरीबी की जिस गर्त से बाहर निकले थे, ये वापस गरीबी की उसी गर्त में जाकर धंस गए हैं। बिल्कुल। मतलब कोरोना जिन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आर्थिक तौर पर चुनौती वाला रहा, वो शायद यही वर्ग था, और इसीलिए इस वर्ग की सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं जो Money9 अरविंद के माध्यम से आपके तक लेकर आया है। चलिए, Money9 के मनी सेंट्रल के अंतिम चरण पर, यानी कि सबसे रोचक पड़ाव पर अब हम चलते हैं। बजट में भारी भरकम शब्द होते हैं, जटिल परिभाषाएं होती हैं जो आपकी समझ में नहीं आती होंगी, आपकी क्या मेरी ही समझ में नहीं आती हैं। हुआ क्या कि Money9 की टीम निकली बजट कवर करने, और वहां मिल गए विक्रम बेताल। आप भी मिलिए विक्रम बेताल से। हम सूंघने निकले थे बजट, और विजय चौक के पार्क में मिल गए विक्रम और बेताल। ये विक्रम नए जमाने का बहसबाज, और बेताल पुराना घाघ। विक्रम सवाल दाग रहा था, और बेताल कभी हंसकर तो कभी चिढ़कर जवाब मार रहा था। हम भी एक पेड़ की ओट में सुनने लगे ये बजट की बेताल पचीसी। यार बेताल, फिर आ रहा है बजट।
आ तो रहा है। अबे क्या कर रहे हो? ये बताओ, इतने लंबे भाषण हमें क्यों पिलाए जाते हैं? क्योंकि तुम बजट सुनना चाहते, समझना नहीं, इसीलिए तो तालियां पीटते हो। तो वित्त मंत्री के भाषण में बजट नहीं होता? अरे मोरे राजा, बजट कोई रैली का भाषण नहीं है, ये पढ़ने समझने की चीज है। अबे यार बुढ़ऊ, तुम ये बताओ कि बजट में बजट होता कहाँ है? बजट तो वह है जिस पर संसद वोट देती है। अनुदान मांगो जिससे सरकार संसद से खर्च की मंजूरी लेती है। इसके बदले वे संसद के जरिए देश को हिसाब देती है, अपनी बैलेंस शीट बताती है और टैक्स कानूनों में बदलाव पर मंजूरी लेती है। अबे गुरु, बड़ा पेचीदा मसला है। हे राजन, लोकतंत्र में सरकार के खर्च कमाई का राय रत्ती हिसाब जनता को मिलना ही चाहिए। अरे वेताल दादा, तो फिर सरकार के खर्च से हमारा बजट ठीक क्यों नहीं होता? बेकारी कम क्यों नहीं होती? अब बस कर विक्रम, तूने फिर उल्टा सवाल पूछा और मैं चला। तो ये थी हमारी आज की पेशकश मनी सेंट्रल। हर रात 9 बजे मैं और अंशुमान जी ऐसे ही आएंगे, खबरें आपको महीन करके समझाएंगे, स्पेशल रिपोर्ट्स आपके पास लाएंगे और अब से लेकर और बजट तक हर वर्ग की उम्मीद आखिर क्या है, उन उम्मीदों को आपके पास लाएंगे। और हाँ, विक्रम बेताल से भी रोज मिलवाएंगे, ये भी प्रॉमिस रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। का तमाम ये संबोधित